देश में जारी है कोरोना का कहर। लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा मौत। 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। प्रदेश में ताजा हालात पर मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। कोरोना केस और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस, 14,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से स्वस्थ। जनता के अविश्वास का माहौल दूर करे सरकार। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव में बढ़ते कोरोना केस पर जताई चिंता। विधायक दल की बैठक में विधायकों से अपने अपने इलाकों में टीकाकरण पर जोर देने की अपील। वैक्सीन पर जारी है केंद्र और दिल्ली सरकार की जंग। मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली को नहीं मिल रही वैक्सीन, 100 से ज्यादा सेंटर करने पड़े बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। लगातार 2 दिन तक कम मामले आने के बाद कोरोना संक्रमण के मामलों में दोबारा 3.5 लाख का आंकड़ा पार किया है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा भी लगातार दूसरे दिन 4,000 के ऊपर बरकरार रहा। बीते 24 घंटे में देश में संक्रमण के 3,62,000 मामले सामने आए हैं, जबकि 4,127 मरीजों की मौत हुई है, जो कि अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। कोरोना संकट और लड़खड़ाती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बीच लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री के नाम ओपन लेटर लिखा है। यह खुला पत्र 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने लिखा है। इस लेटर में विपक्ष ने फ्री वैक्सीनेशन, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम को बंद करने का पैसा स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाने और बेरोजगारी के लिए 6,000 रुपए प्रति महीने देने जैसी मांग की है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार ने अपना विवादित फैसला वापस ले लिया है। अब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीन के लिए आधार और स्थायी निवास प्रमाण पत्र की बाध्य नहीं होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,781 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 816 मरीजों की मौत हो गई और 78,000 से ज्यादा लोग कोरोना मुक्त हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा नए मामले मिले। 300 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब तक 82,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई है और इस वजह से 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा। मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें से 67 लाख को वैक्सीन शामिल थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जवाब भेजा है कि वे वैक्सीन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने पत्र लिखकर बताया है कि कंपनी केंद्र के कहने पर ही राज्यों को वैक्सीन दे रही है, लेकिन अब वे दिल्ली को और वैक्सीन नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें केंद्र के हिसाब से ही वैक्सीन देनी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई तो तीसरी लहर में भी लोग मरते रहेंगे। आपके आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि वैक्सीन पर आपके आरोप बेबुनियाद हैं। कारोबारी जिम्मेदारी के तहत वैक्सीन का निर्यात किया गया है। वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देनदारी के तौर पर विदेश भेजी गई है। कंपनियों से करार के बदले 84% निर्यात किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अचानक से कोरोना केस तेजी से बढ़े, जिससे हालात बेकाबू हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में तेजी से वैक्सीन का काम जारी है। भारत में सबसे तेजी से टीका लगाया जा रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन
से कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने बताया कि 4 मई को 15,786 मामले आए थे, जबकि 12 मई को 11,637 केस सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड समीक्षा बैठक में कहा कि लॉकडाउन से कोरोना के मामलों को जल्द ही नियंत्रण करने में सफलता मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्यों को 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दूसरी खुराक देने पर प्राथमिकता देनी चाहिए। तब अनिल विज ने उन्हें बताया कि हरियाणा में वैक्सीन की पहली खुराक करीब 37 लाख लोगों को दी गई है, जबकि दूसरी खुराक 8 लाख लोगों को दी जा चुकी है। अनिल विज ने राज्यों के लिए और कोविशील्ड वैक्सीन की जरूरत बताई ताकि दूसरी खुराक समय पर दी जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में कोरोना जांच में तेजी लाई जा रही है तथा हॉटस्पॉट पर कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। अनिल विज ने सोशल मीडिया पर गांवों में कोरोना फैलने की खबरों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों में करीब 62% शहरी और 38% ग्रामीण मरीजों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में 10 मिनी बस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस के ड्राइवर्स को मरीजों की सेवा करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने पंचकुला और अंबाला जिले के लिए 5-5 एम्बुलेंस रवाना की। पूरे हरियाणा में ऐसी 110 एम्बुलेंस दी जाएंगे। इस अवसर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच सियासी जंग जारी है, तो वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी विधायक दल की बैठक ली। बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी विधायकों को अपने अपने इलाकों में टीकाकरण पर जोर देने की अपील की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को अविश्वास का माहौल दूर करना चाहिए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लगातार बेड और ऑक्सीजन की कमी की शिकायत मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील भी की। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कोरोना के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए व्यापक स्तर पर लोगों की सुरक्षा के प्रबंध भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि खेल मंत्री पिहोवा उपमंडल ने गांव भेरिया में बनाए गए कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि भेरिया के पास सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में 35 बेड का कोविड आइसोलेशन केंद्र बनाया गया है। खेल मंत्री ने सरकारी अस्पताल की नई बिल्डिंग में चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस बिल्डिंग का एक फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही यहां ऑक्सीजन का 30 मीट्रिक टन का प्लांट स्थापित करके मरीजों का इलाज शुरू किया जाएगा। खेल मंत्री ने कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे लगभग 23 परिवारों को आर्थिक सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। अंबाला में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। ऑक्सीजन की किल्लत की खबरों के बीच अंबाला प्रशासन की पहल राहत देने वाली है। अब घरों में आइसोलेट रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन के लिए दूर दराज नहीं भटकना होगा। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर आवेदन कर मरीजों को उनके घर पर ही ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसके बाद यह आवेदन जिला रेड क्रॉस के पास पहुंचेगा और वहां से मरीजों को उनके घर पर ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस योजना में डॉक्टरों का परामर्श भी लिया जाएगा और जिसे जरूरत होगी उसी को ऑक्सीजन दी जाएगी। हरियाणा के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी न हो और मरीजों की सांस पर संकट न गहराए, इसके लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए मनोहर सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है। भारतीय रेल की मदद भी ली जा रही है। इसी कड़ी में ओडिशा के अनुगुल में ऑक्सीजन एक्सप्रेस
के टैंकर लेकर फरीदाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि ताकि मरीजों का ऑक्सीजन की कमी ना हो। कोरोना का असर इस बार ईद पर भी दिखाई देना है। आपको बता दें कि मुस्लिम भाई बिना गले मिले ही ईद मुबारक कहेंगे। करनाल में मुस्लिम समुदाय ने अच्छी पहल की है। जिला प्रशासन के साथ मीटिंग के बाद आश्वासन दिया है कि हर्ष और उल्लास के साथ ईद मनाई जाएगी। नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में भीड़ नहीं लगाएंगे। ईद के दिन नमाज घर में ही अदा की जाएगी। ईद पर गले लगकर मुबारकबाद देने की परंपरा भी रही है, लेकिन इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए दूर से ही मुबारकबाद देने की अपील की गई है। लॉकडाउन के चलते सही दाम नहीं मिलने से सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। सब्जी उगाने वाले किसानों का कहना है कि मंडी जाने पर मुनाफा तो दूर की बात, लागत भी नहीं निकल पा रही। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन के चलते टमाटर, धनिया, बैंगन, शिमला मिर्च के दाम में गिरावट की वजह से किसान बर्बाद होने के कगार पर आ गए हैं। खेतों में सब्जियां तैयार हैं, लेकिन मंडी जाने से पहले इन्हें तोड़ने और मंडी तक जाने में जो खर्चा आएगा वो भी निकालना मुश्किल है। तो ऐसे में सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। सब्जी उत्पादक किसानों ने बताया कि हजारों रुपए खर्च करके सब्जियां लगाई थी, लेकिन मंडी में ग्राहक नहीं होने की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन रेवाड़ी के ईंट भट्टा संचालक लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ईंट भट्टे धड़ल्ले से चल रहे हैं। इस हर ईंट भट्टे पर बिना मास्क लगाए मजदूर काम कर रहे हैं। कोसली विधायक लक्ष्मण यादव की माने तो यहां मामला मीडिया के माध्यम से इनके संज्ञान में आया है, जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एसडीएम ने भी ईंट भट्टा संचालकों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भिवानी के नागरिक अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोरोना संक्रमित महिला के शव की बदली हो गई। 6 मई को रामकली को कोरोना के चलते चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान 9 मई को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद रामकली के पति और भाई ने रामकली का शव अंतिम संस्कार के लिए मांगा तो हाहाकार मच गया। सीएमओ ने जांच करवाई तो सच हैरान कर देने वाला मिला। बौंदा गांव निवासी पुष्पा नामक महिला का भी कोरोना के चलते मौत हुई थी और पुष्पा की जगह ग्रामीण रामकली का शव ले गए और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले 17 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट का केस दर्ज कराया है। मिलगेट थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस को दी शिकायत में संत नगर निवासी भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट ने बताया कि वह अभिनेत्री होने के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिविटी शेयर करती हैं। करनाल के सेक्टर 14 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को निशाना बनाने की चोरों की कोशिश नाकाम रही। चोरों ने वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। उन्होंने ताला तोड़ लिया, बिजली की तारों के साथ छेड़छाड़ भी की, लेकिन एटीएम से पैसे निकालने में नाकाम रहे। करनाल की जेल में पिछले 3 से 4 दिनों से 56 कोरोना संक्रमित हवालाती और कैदी मिले हैं। अभी बहुत से हवालातियों की रिपोर्ट आना बाकी है। जेल में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए अलग से बैरक बनाई गई है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि वहां डॉक्टर्स के लेकर मेडिकल स्टाफ मौजूद है। हर सावधानी बरती जा रही है। करनाल में कोरोना के 354 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 577 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 5110 है। कैथल के नागरिक हॉस्पिटल की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अस्पताल में मरीजों को बेड के साथ बांध कर रखा जा रहा है।
अस्पताल में बुजुर्ग महिला को बिना किसी के सहारे जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। अस्पताल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है। इन बसों में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित जरूरी उपकरण रहेंगे। 110 बसों को तैयार कर गांवों के लिए रवाना किया गया। यमुनानगर के रोडवेज के बेड़े में 5 बसें प्रशासन को सौंपी गई, जिन्हें एम्बुलेंस में तब्दील किया गया है। इन एम्बुलेंस में सारी सुविधाएं दी गई हैं। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत पाबंदियां लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। डीआईजी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। डीआईजी ने कहा कि प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान अस्पताल में आवागमन के लिए ई पास जारी किया है और कुछ लोग ई पास का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो एक्शन लिया जाएगा। डीआईजी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की कालाबाजारी के बारे में पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। डीआईजी ने लॉकडाउन के दौरान हिसार शहर का दौरा किया और पुलिस के लगाए नाकों का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को आयुष क्वाथ इम्यूनिटी बूस्टर के पैकेट दिए ताकि पुलिस कर्मचारी लॉकडाउन के नियमों की पालना करवाने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बच सकें। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए बल्लभगढ़ में पुलिस हर चौराहे पर मुस्तैद है। बस अड्डे चौकी इंचार्ज टीम के साथ साथ लोगों को समझाते हुए नियमों को लेकर जागरूक करते हुए नजर आए। चौकी इंचार्ज ने लोगों को समझाया कि बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। ऑटो वालों को भी समझाया गया है कि 2 से ज्यादा सवारियों को न बैठाएं। अगर कोई ऑटो चालक नहीं मानता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उमेश कुमार ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से अगर बचना है तो लोगों को खुद ही बचाव करना होगा। समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। गोहाना के एसडीएम प्रदीप कुमार ने पुलिस के साथ शहर के लॉकडाउन का जायजा लिया और डीएसपी सतीश कुमार के सहयोग से पुलिस टीम के साथ शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला। लघु सचिवालय परिसर में फ्लैग मार्च शुरू करके एसडीएम प्रदीप कुमार ने शहर के मुख्य सड़कों, बाजारों के साथ ही गलियों का भी जायजा लिया। एसडीएम ने आम जनता से कोरोना संक्रमण से सुरक्षित बने रहने के लिए 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क का इस्तेमाल जरूर करने की अपील की है। एसडीएम ने कहा कि इस समय कोरोना से सेफ रहने के लिए हर नागरिक को सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। एसडीएम ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को लॉकडाउन के दौरान सख्ती से नियम लागू करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने कहा लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरत का सामान निर्धारित किए गए रेट पर ही मिले। इसकी जांच करने के लिए जिला उपायुक्त ने टीम बनाई है जो दुकानों पर जाकर जांच करेगी। जाखल में कोरोना लगातार पांव पसारता जा रहा है। लोगों में कोरोना के टेस्ट को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है। कोरोना टेस्ट को लेकर लोगों में अभी भी खौफ है। कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों का आह्वान कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का कहना है कि लोग समय पर आकर ही हल्की सी भी तकलीफ होने पर टेस्ट करवाएं ताकि समय रहते बीमारी पर काबू पाया जा सके। भिवानी में लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस आंधी बारिश में भी रात भर मुस्तैदी रही और आपको बता दें कि एसपी अजीत सिंह शेखावत के निर्देश पर सड़कों और गलियों में पुलिसकर्मी दिखाई दिए। डीएसपी वीरेंद्र ने बताया कि इस दौरान वाहन चालकों पर शिकंजा कसा गया। मास्क और ट्रैफिक नियमों को अवहेलना के चालान काटे गए। सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन के साथ 5 किलो ज्यादा राशन देने की घोषणा की है, जिसका अब लोगों को फायदा भी मिलने वाला है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में लोगों को मुफ्त राशन मिला। लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की और धन्यवाद किया।
झज्जर की दिल्ली सीमा पर बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में बीते दिनों पश्चिम बंगाल की युवती के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस के बुलावे पर किसान नेता योगेंद्र यादव एसआईटी के सामने पेश हुए। योगेंद्र यादव को पुलिस ने नोटिस भेजकर तलब किया था। उसी नोटिस पर योगेंद्र यादव एसआईटी के सामने पेश हुए। योगेंद्र यादव ने जांच में सहयोग देने की बात कही। योगेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी संयुक्त मोर्चा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महिला के साथ छेड़खानी किए जाने की जानकारी थी, लेकिन उस समय पीड़िता का इलाज कराना प्राथमिकता थी। पीड़िता के पिता ने 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी, जबकि एफआईआर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। इसे लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। योगेंद्र यादव ने कहा कि आंदोलन को पहले भी बदनाम किया गया था और इस घटना का भी लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो और संयुक्त मोर्चा चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। करनाल के निजी हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। आग लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर कूड़ा और कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ बताया जा रहा है कि जो जल्दी आग पकड़ लेता है। बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। देश में कोरोना महामारी की बेकाबू लहर के बीच पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल की कीमत 22 से 25 पैसे तक बढ़ी है।